चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और आज के इस सेशन में हम अपने सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। और अपने नेक्स्ट सेशन से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मेरी बात ढंग से समझे मैंने क्या बोला। आज हम अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे थ्योरी समझ करके, और नेक्स्ट सेशन से उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ही ऐसा सब्जेक्ट जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी लाइफ को चेंज करता है, पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर देता है। कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आपकी लाइफ को चेंज करने का मादा रखता है अगर आपने इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश की तो। अब आगे चलने से पहले, चूंकि फर्स्ट चैप्टर था तो मुझे वो चीजें बतानी जरूरी थी, लेकिन अब चूंकि प्रैक्टिकल चीजों पर आ रहे हैं तो आपसे एक दो चीजें बता करके ही आगे बढ़ेंगे। वो क्या है? बेसिकली आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि एफएम सब्जेक्ट जो है वो डिसीजन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर है। आपको हर जगह केवल क्या लेने हैं? डिसीजंस लेने हैं। मेरी बात ढंग से समझेंगे। अगर आपको हर जगह पर डिसीजन ही लेने हैं तो डिसीजन कब के लिए लिया जाता है? प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, या फ्यूचर के लिए? डिसीजन कब के लिए लेते हैं? प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, या फ्यूचर के लिए? सर, डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए लिया जाता है। डिसीजन पास्ट के लिए नहीं। जो हो गया सो हो गया, अब उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो हमें डिसीजन लेना है वो फ्यूचर के लिए लेना है। और फ्यूचर सर्टेन होता है। फ्यूचर क्या होता है? सर्टेन नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। फ्यूचर अनसर्टेन होता है। यानी अनसर्टेनिटी होती है हमारे फ्यूचर में, क्या होगा वी डोंट नो। लेकिन हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक वे से या पेसिमिस्टिक वे से। मेरी बात ढंग से समझेंगे। हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, फटूरे। फ्यूचर बोलो या फटूरे बोलो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। और फ्यूचर सर्टेन नहीं होता। कल क्या हो किसने देखा? कल क्या हो किसने देखा? लेकिन हमको यहाँ कल देखना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छा, फ्यूचर में फायदा हो या नुकसान होगा, बिजनेस बिजनेस होता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कैसे? हमें दूरदर्शी बनना पड़ेगा, हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ाएं। अच्छा, अगर हम अनसर्टेनिटी में काम कर रहे हैं या हम अनसर्टेनिटी में डिसीजन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? एजम्पशंस। यानी कुछ चीजें मान करके चलनी पड़ेंगी। मेरी बात समझे, छोटी छोटी चीजें हैं। हमें कोई न कोई चीज मान करके चलनी पड़ेगी। और अगर कुछ चीज हम मान करके चलते हैं, हो सकता है हम कुछ और माने, हो सकता है आप कुछ और माने। हम भी एक मशीन खरीदना चाहते हैं 10 लाख की, आप भी एक मशीन खरीदना चाहते हैं 10 लाख की। हमारी सोच है कि उस मशीन को खरीदने के बाद हम 20% का फायदा कमाएंगे, लेकिन आपको तो लगता है ऐसा वैसा सपना 15% के हिसाब से आप कमाना चाहते हैं उसी मशीन पर। मैंने क्या बोला? उसी मशीन पर आप 15% के हिसाब से कमाना चाहते हैं,
जबकि मैं उस पर 20% के हिसाब से कमाना चाहता हूं और कोई तीसरा बंदा 25 से 30% तक कमाना चाहता है, क्या आप मना कर लेंगे? डिसीजन एक ही मशीन पर है, मेरा भी डिसीजन उसी मशीन पर है, आपका भी डिसीजन उसी मशीन पर है। हमारे लिए भी उस मशीन की कॉस्ट उतनी ही है जितनी आपके लिए, लेकिन मेरी सोच कमाने की दूसरी है, आपकी सोच दूसरी है। बात समझ में आई? तो एजम्पशंस अलग-अलग हो सकते हैं हर चीज को लेकर के। अच्छा, अब आते हैं कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी मैटर को लेकर के आपके और आपके इंस्टीट्यूट के बीच में 36 का आंकड़ा आ जाए। 36 का आंकड़ा मतलब बवाल हो जाए, बवाल इन द सेंस डिस्प्यूट हो जाए। आपने कुछ और मान करके आंसर कैलकुलेट किया और इंस्टीट्यूट की बुक ने कुछ और मानते हुए आंसर कैलकुलेट किया। किसका सही? दोनों का सही, बशर्ते जो चीज आप एज्यूम करें नीचे नोट में लिख दें। क्लियर है? लेकिन जो चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि ये मानकर चलो, नाउ वी आर नीडेड टू स्टिक विद दैट पर्टिकुलर एजम्पशन, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। क्लियर हुआ? तो अब आते हैं कंक्लूजन पर कि हो सकता है कि हमारे आंसर और बुक के आंसर में डिफरेंस आए। मैं आपको बता दूंगा ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, मैंने क्या माना और सामने वाले ने क्या माना। दोनों का एजम्पशन अलग अलग होगा तो आंसर भी अलग अलग आएगा। सर 3 आंसर भी आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। सर 4 आ सकते हैं। सर ऐसा तो नहीं एग्जामिनर हमारा आंसर काट डालेगा? ऐसे कैसे काट डालेगा? वो भी पढ़ा लिखा बंदा, हम भी पढ़े लिखे बंदे। अगर मैं एग्जामिनर बन जाता हूं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि देयर आर सो मेनी अदर assumptions वन कैन assume, देन इन दैट केस मैं जानता हूं कि आंसर डिफर आएगा, तो वो जांच करने वाला भी, कॉपी चेकर भी, जो कॉपी का एवेल्यूएशन करने वाला भी जानता होगा कि आंसर डिफरेंट आता है। और वहां पर बताया जाता है कि एजम्पशंस जो आप माने, इवन क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि अगर आपने किसी पॉइंट को लेकर के एज्यूम किया है तो आप उस एजम्पशंस को जरूर नोट करके दें। चलिए, आएगा तो देखेंगे, लेकिन पहली चीज आपको तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हम फ्यूचर को लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, there is no any set format to solve the answer. Okay, हमें यहां पर केवल फ्यूचर को लेकर कैलकुलेशन करने हैं। वी आर नॉट गोइंग टू पास एनी जर्नल एंट्री। हमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। हमसे कहता है कि आप बताओ ये डिसीजन लें या ना लें, पूरा सब्जेक्ट इसी बेसिस पर है। अब डिसीजन लें या ना लें, एजम्पशन अलग अलग है, फॉर्मेट तो कोई इसका है ही नहीं। फॉर्मेट आपको अपना सेट करना है। मान लिया आपने अपनी स्टडी मैट को उठाया, पहला क्वेश्चन देखा, अलग फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, अलग फॉर्मेट, एंड यू विल फाइंड दैट, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, जब आप पलटेंगे, चूंकि अब न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेरा काम बनता है कि आपको उन चीजों से पहले ही बता देना ताकि आप घबराए ना, डरे ना, टेंशन ना लें। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड बाय यूजिंग डिफरेंट assumptions as well as by using the different format. Now you are going to pick the second one question. Again, the second one question has been solved by using different assumptions and by using different format. Now you'll be confused कि हम करें तो करें क्या? हमें तो कुछ समझ में, एफएम टफ नहीं है, एफएम को टफ बना दिया गया है क्योंकि इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। हम क्या करेंगे? हम अपनी बात जानते हैं। हम लोग ऐसा करेंगे कि एक चैप्टर में एक बेस को पकड़ेंगे और उसको खत्म करेंगे, और बहुत प्यार से खत्म होगा, बहुत ही प्यार से खत्म, बहुत ही धीरे से खत्म होगा, पता भी नहीं चलेगा चैप्टर खत्म। जैसे हम लोग करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल, इस पे कुल मिलाकर 14 से 15 क्वेश्चन ही बनते हैं। सर बस उसके नहीं बनते, उसके ऊपर नहीं बनते। 14-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज ओवर। आप नया एजम्पशन मानेंगे, नया क्वेश्चन, नया एजम्पशन मानेंगे, नया आंसर, नया एजम्पशन मानेंगे, वो सारी चीजें हम बताते हुए आगे चलेंगे। कहने का मतलब ये 14-15 क्वेश्चन कर लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में उसके बाहर। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब हम एक फंडा सेट कर लेंगे, नाउ वी विल ट्राई टू यूज दैट पर्टिकुलर फंडा इन द कंप्लीट चैप्टर, और वो चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? टफ कैसे और आसान कैसे है? पक्की बात है। चलिए, बात करते हैं हम लोग नए चैप्टर की। देखिए ना, इस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और जब मैंने आपको लास्ट सेशन पढ़ाया था तो मैंने वर्किंग कैपिटल का मैंने बताया था ना, उसका डिसीजन लेना पड़ता है एक फाइनेंस मैनेजर को। वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेना पड़ता है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है?
ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानिए कि कैपिटल कितने तरह की होती है। हमें 2 तरह से कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यहाँ पर हुआ कि हमें कैपिटल की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों के लिए जो परमानेंट नेचर की हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट और लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट होती है इसमें 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस तरह से रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। ये फिक्स कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल हमने आज माल खरीदा, कल भी खरीदना पड़ेगा, परसों भी खरीदना पड़ेगा, 10 दिन बाद भी खरीदना पड़ेगा, 50 दिन बाद भी खरीदना पड़ेगा, 2 महीने बाद भी खरीदना पड़ेगा, साल भर खरीदना पड़ेगा। आने वाले जितने सालों तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हमें सामान खरीदना ही खरीदना है। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ही है। ये आपकी वर्किंग कैपिटल है जो काम कर रही है। ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है। यहाँ वेरिएबल कैपिटल है। अभी फिलहाल फिक्स और वेरिएबल पे नहीं आते, वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, डेटर्स में जो पैसा फंसा, हमने स्टॉक खरीदा, स्टॉक क्या किया? परचेज किया। स्टॉक को क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या आ गया? कैश। फिर कैश से क्या खरीदा? स्टॉक। फिर स्टॉक को खरीदने के बाद हम लोग उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद फिर से कैश में कन्वर्ट होगा। ये चलता रहेगा सिस्टम। हमने सेल किया डेटर्स को, अगर कैश किया तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज फिर हमको डेटर्स से कैश वापस लेना पड़ता है। ये साइकिल चलती रहती है। बीच में एक एंड नई एंट्री हो गई, देखो, स्टॉक परचेस किया, सेल किया क्रेडिट पर, तो डेटर्स आ गए, डेटर से कैश कलेक्ट किया, वापस आ गया। ये साइकिल लाइन से चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी। कैश वापस में कैश में कन्वर्ट होगा, फिर वापस कैश में कन्वर्ट होगा, फिर वापस कैश में कन्वर्ट होगा। और इस कन्वर्जन होने को जो साइकिल चलती रहती है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। कौन सी साइकिल? क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि वर्किंग कैपिटल में 2 चीजें होती हैं जो आज तक हम लोग को बताया गया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट। अगर आपको कभी बताया गया होगा तो यही बताया गया होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलिए हम आज भी इसको थोड़ा ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। आज हमको केवल बेसिक जानना है वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल which is needed by an organization to run its business, or you can say working capital is a capital which is needed by an organization to meet out its routine expenditures or day to day requirement of the fund। इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो हमारे बिजनेस को रेगुलर एम्प्लॉई हैं, क्या उनको सैलरी नहीं चाहिए? पोस्टेज एंड टेलीग्राम में खर्चा नहीं होता है? क्या हम लोग टेलीफोन पे खर्च नहीं करते, मोबाइल खर्च नहीं करते, इंटरनेट की कॉस्ट नहीं जाती, टूर्स एंड ट्रेवल्स की कॉस्ट नहीं जाती, मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं जाती? दे आर सो मेनी अदर कॉस्ट जो हमें रेगुलर वे में चाहिए होती है, टी एंड रिफ्रेशमेंट पर चाहिए। मतलब कई जगह पर हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो रूटीन में। एक बार बिल्डिंग खरीद लिया, 10 साल तक छुट्टी, लेकिन मटेरियल बार बार खरीदना है। एक बार जमीन खरीद ली, हमारा काम खत्म, लेकिन आपको बार बार कैश को वापस कैश में कन्वर्ट करना है। कैश से माल खरीदेंगे, माल को बेचेंगे, बेचने के बाद फिर कैश लाएंगे, फिर कैश को से माल खरीदेंगे। ये सिस्टम चलता रहता है जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऐसी वर्किंग कैपिटल जो हमेशा काम पर लगी हुई है कंटिन्यूअसली, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ये कैपिटल काम कर रही है। और ये कैपिटल ऐसा नहीं ये काम नहीं कर रही, मशीन काम कर रही है, बिल्डिंग काम कर रहा है, जमीन काम कर रहा है, लेकिन इसमें बार बार कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है?
तो वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आएंगी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर हम वर्किंग कैपिटल के एस्पेक्ट्स को समझें, पहले तो डेफिनेशन देख लें। डिसीजन रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आर रेफर्ड टू एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नहीं समझ में आएगा अभी, अभी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा देखते हैं। हमारे लिए वर्किंग कैपिटल का मतलब जगह के हिसाब से बदलता रहेगा। हम तीन डिफरेंट तरीके से वर्किंग कैपिटल को अलग अलग टाइप्स में देखते हैं। कई लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब, कई लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, या फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नेट वर्किंग कैपिटल। सर हम लोग को क्या मालूम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल? वही तो मैं बता रहा हूं। ये जो अप्रोचेस चलते हैं वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट है। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कुछ कहते हैं नहीं नहीं वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होती है, और कुछ कहते हैं नहीं निगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। कुछ लोग और लाते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, समझा रहे हैं? ये अप्रोचेस हैं जो काम करते हैं। कोई कहता है वर्किंग कैपिटल का मतलब ना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। अब हमें पता तो होना चाहिए ग्रॉस का मतलब क्या था। कहते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल होता है। अरे हमें पता तो होना चाहिए मतलब क्या है उसका। तो वर्किंग कैपिटल इतने तरीकों से जानी जाती है, या तो हम उसको ग्रॉस कहते हैं या तो नेट करते हैं। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है जरा उसके बारे में सुने। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट, दैट्स इट। और करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं जरा वो देख लो। वैसे मैंने इसको बनाया हुआ है, इधर देखो। ये करंट एसेट में क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या आता है। करंट एसेट में आता है स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, डेटर्स, एडवांस पेमेंट एंड कैश बैलेंस। तो करंट एसेट साइड में आपको ये जानने में कोई दिक्कत नहीं आती। फिक्स एसेट के नीचे करंट एसेट होती है जिसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक, कैश, एडवांस पेमेंट, फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या शामिल होता है सर? क्रेडिटर शामिल होते हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, बिल्स पेबल्स होता है, टैक्स लायबिलिटी होती है, डिविडेंड पेबल। ये हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं, ये हमारी करंट लायबिलिटीज और ये हमारी करंट एसेट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब इन सबको ऐड कर लो, ये हमारी हो गई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इनको अगर ऐड कर लें करंट एसेट को, ये हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए करंट लायबिलिटी को, तो हमारे पास जो बच करके आती है वो आती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द समेशन ऑफ ऑल द करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। गॉट इट? तो अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। नेट वर्किंग कैपिटल डिफरेंस बताता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि मेरे पास 1 लाख रुपए की करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी मेरे पास 80,000 की है। इट मींस हमारे पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, यानी कि आप कह सकते हो दैट इज द नेट वर्किंग कैपिटल। क्या है ये? नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन ये नेट वर्किंग कैपिटल प्लस में है। इसका मतलब अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद पैसा कुछ बचा हुआ है हाथ में। मेरी बात समझना, मेरे पास इतनी करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटी को अगर हम पे ऑफ कर दें तो भी कुछ हाथ में बच गया। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। दूसरा, अगर मेरे पास करंट एसेट 1 लाख है और लायबिलिटी मेरे पास करंट लायबिलिटी 120 है, तो मेरे पास नेट वर्किंग कैपिटल 20,000 है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख। नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है? 20,000 माइनस। ये नेट वर्किंग कैपिटल भी है और आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल 20,000।
कि 1,00,000 रुपए की करंट एसेट है, अगर हम करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो 20,000 कम पड़ जाएँगे। तो ये कहलाती है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो आप पहले टाइप्स में बोल सकते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल को फिर से 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल अगर पॉजिटिव आती है तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव आती है तो हम कह सकते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। 2 और बताई गई हमारे पास वर्किंग कैपिटल। एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। सर आप बिना ऐसी-ऐसी बात कर देते परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल परमानेंट? अरे मैंने क्या बोला? वर्किंग कैपिटल परमानेंट ऐसे कैसे हो सकता है वर्किंग कैपिटल परमानेंट हो सकता है क्या? सोच लो। अगर आपको लगता है वर्किंग कैपिटल परमानेंट है, तो बता दो। हमें लगता है नहीं मालूम आपको और होती भी नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब आपने अभी शुरू से ही बताया कि जो बार-बार आती है, जाती है, साइकिल बनी रहती है, तो उसमें परमानेंट क्या होगा? उसमें परमानेंट क्या होगा? तो अब मैं बताता हूँ। हाँ जी, हमारे पास परमानेंट वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल जो परमानेंट हो, ज़रा देखते हैं कौन-कौन सा। पहला, हम जिसको माल बेचना चाह रहे हैं, मान लो हम एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उसको हम माल बेचना चाह रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री तुरंत मेरे साथ एग्रीमेंट कर लेगी, अच्छा अच्छा दिलीप तू सामान हमको बेचना चाहता है, आजा हम तेरे साथ एग्रीमेंट करेंगे, बहुत अच्छा। अरे भैया, कहेगा वो 10 लाख रुपए डिपॉजिट करो तब तो मेरे पास बात करना, 50 लाख रुपए डिपॉजिट करो तब मुंह खोलना, 1 करोड़ डिपॉजिट करो तब हमको माल बेचना। सोचो हमको अपना माल बेचना है तो वो हमको करे 1 करोड़ डिपॉजिट करो। हमको उसको बोलना चाहिए माल बेचेंगे तो हमें तुमसे पैसा चाहिए। वो कहता है भैया हमारी गुडविल है, तुमने हमको माल बेच तो दिया, खराब माल बेच दिया तो हम क्या करेंगे? उसने ये बोला हमारे पास 1 करोड़ जमा करो तब हमसे हमको माल बेचो। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है मिनिमम, है तो डेटर्स के पास ही, है तो उल्टा डेटर्स में ही ब्लॉक हो रही है, वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हो रही है। लेकिन हमेशा के लिए जितने साल तक अब उसके साथ बिजनेस होता रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, मेरा वो पैसा ब्लॉक हो गया परमानेंटली, मेरा वो पैसा ब्लॉक हो गया परमानेंटली। गॉट इट? तो हमारी वर्किंग कैपिटल कभी-कभी परमानेंट होती है। सर एक और होती है, कौन-सी? स्टॉक। हम अपने बिज़नेस में कहते हैं एटलीस्ट मिनिमम ये स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। 20,000 किलोग्राम का हमेशा स्टॉक पड़ा रहेगा, 20,000 किलोग्राम का हमेशा स्टॉक पड़ा बना मेंटेन रहेगा बेस स्टॉक। उसको हम टच नहीं करेंगे, वो हमेशा अपने पास बना रहना चाहिए। जिसको हम कहते हैं अगर आपने एक स्टॉक लेवल तय कर लिया, ये स्टॉक बचना ही बचना है, रखना ही रखना है, कोई भी हालत में अपने पास वो स्टॉक मेंटेन रखना चाहिए। तो आखिर उतना पैसा तो परमानेंटली ब्लॉक हो गया ना। आप सारा सामान निकाल रहे हो लेकिन तब भी उतना स्टॉक बच जा रहा है। सारा सामान निकाल रहे हो तब भी उतना स्टॉक बच जा रहा है। वो स्टॉक जो बच जा रहा है, वो कहलाता है परमानेंट स्टॉक और उसके पीछे जो पैसा लग जाएगा उसको हम कहेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो स्टॉक पे भी अच्छा बैंक की बात करते हैं। बैंक में जब हम अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, बैंक वाला कहता है 5,000 रुपए मिनिमम मेंटेन करना है, 25,000 रुपए आपको गोल्ड में जाएँगे, प्रीमियम में ले जाएँगे 50,000 रुपए, डायमंड में ले जाएँगे 1,00,000 रुपए। मतलब वो लोग एक मिनिमम अमाउंट रखवा लेते हैं बैंक में। बात समझ में आ रही है? वो लोग एक मिनिमम अमाउंट बैंक में रखवा लेते हैं और कहते हैं बैंक अकाउंट खोलो। 5,000 से 500 से 10,000 से जो भी एक मिनिमम बैलेंस हमको एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, वो परमानेंट ब्लॉक हो गया। बैंक अकाउंट में परमानेंट ब्लॉक हो गया। उसको हम कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? इसके लिए एक चार्ट बनाया गया है। ये देखिए। ये हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, हमेशा के लिए फिक्स। कितना भी प्रोडक्शन कर लो, कितना भी प्रोडक्शन कर लो, कभी भी कर लो, किसी भी समय पर कर लो, आपको इतनी ही वर्किंग कैपिटल परमानेंट चाहिए रहेगी। बात समझ में आ रही है? और ये टेम्पोरेरी है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी प्लस, कभी माइनस, ये कम, ये प्रोडक्शन के हिसाब से प्लस माइनस होती रहती है। दिस इज नोन, ये आपकी टेम्पोरेरी है और ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। टोटल आपको इतने वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, कभी प्लस कभी माइनस। जो प्लस माइनस हो रहा है वो टेम्पोरेरी में हो रहा है, परमानेंट तो हमेशा फिक्स है। अच्छा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने से कभी कभी हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल बढ़ानी पड़ती है। ये दूसरा एक एग्जाम्पल है और ये आपकी टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल है। अब बात समझ में आ रही है? ये टेम्पोरेरी है और ये आपका परमानेंट है। तो ये आपके चार्ट बनते हैं टेम्पोरेरी और परमानेंट वर्किंग कैपिटल के।
तो अब अगर कोई पूछे परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है कहाँ कहाँ होती है? स्टॉक, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना, डेटर्स जब हम सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह करते हैं डेटर्स के साथ या क्रेडिटर्स के साथ, और तीसरा आपका होता है कैश, जहाँ पर बैंक में हमें मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह से हमको जो मेंटेन करना है वर्किंग कैपिटल उसको हम कहेंगे परमानेंट, और जो ट्रांजेक्शन प्लस माइनस होते रहेंगे उसको हम कहेंगे टेम्पोरेरी। क्लियर? सर ये कब बनता है? ये मान लीजिए सीजन बढ़ने पर, सीजन ऑन सीजन आया, ऑन सीजन आएगा तो ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ज्यादा कैश रखना पड़ेगा। तो ये हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल सीजन के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। पर्टिकुलर उन 4 महीनों में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, बाकी 8 महीने में कम चाहिए, या 8 महीने में ज्यादा चाहिए, 4 महीने में कम चाहिए, तो ये हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है उस केस में। बोलो भाई, कहीं कोई डाउट है? यानी कुल मिलाकर आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो करंट एसेट की भी बात करेंगे और करंट लायबिलिटी की भी बात करेंगे। सर हम लोग किसकी बात करेंगे? आखिर आपने हमें ये इतने पॉइंट्स बता दिए, पहला ग्रॉस, दूसरा नेट, थर्ड पॉजिटिव, निगेटिव, परमानेंट, टेम्पोरेरी। अरे पॉजिटिव और निगेटिव तो नेट वर्किंग कैपिटल का ही हिस्सा हो गया, मैंने बता दिया। तो इसको तो मारो गोली, इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ अभी के अभी। ये नेट वर्किंग कैपिटल का ही हिस्सा है। अब हम कौन से स्टडी करेंगे? कुछ ना दिया हो तो हम हमेशा बेस लेंगे इसको, नेट वर्किंग कैपिटल को, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमें कौन कौन से फैक्टर्स की स्टडी करनी है? हमें स्टॉक, हमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखना है। मान लेते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1 लाख का, मान लेते हैं। WIP का स्टॉक है आपके पास 80,000 रुपए का, और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक आपने मेंटेन किया है 1,20,000 रुपए का। आपने ना डेटर्स मेंटेन किए हुए हैं 2 लाख रुपए के, और कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक मेंटेन किया हुआ है 50,000 का। टोटल आपके पास करंट एसेट है 5,50,000। हाँ या ना? और करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो अब हम कह सकते हैं हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए? 4,10,000। ये आपने अपना इतना पैसा फंसाया है, अपना पैसा कहीं फंसाया है, और ये आपने किसी दूसरे का पैसा अपने पास फंसाया है। हाँ, जैसे आपका पैसा कहीं फंस जा रहा है तो दूसरे का पैसा आपके पास फंस जा रहा है। तो नेट हमारा काम कर रहा है 4,10,000। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और इसी पर ही पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना है। बात समझ में आई? अगर आप कोई कहे कि वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाओ, तो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान है। हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और इतना टफ भी नहीं है जो आपको लगेगा। बिल्कुल आसानी से खत्म होगा। केवल आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इत्मीनान से देखना है, मन से देखना है। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, केवल मैं बात कर रहा हूँ सिंगल क्वेश्चन की। once you understand the single question of this one chapter, उसके बाद तो ये चैप्टर इतना हल्का हो जाएगा कि आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैंने कहा गिने चुने 14-15 क्वेश्चन ही बनते हैं इन टोटालिटी। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ लिखेंगे हम करंट एसेट
और यहां लिखेंगे माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और जब डेटर्स आता है तो BR भी आ ही जाएगा अगर होगा तो, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये आ जाएगा, टोटल कर लेंगे A। करंट लायबिलिटी में माइनस कर देंगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल एंड द लास्ट वन शॉर्ट टर्म लोन्स। इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा B। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा A माइनस B। ये आपका आंसर आएगा। लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा हमारा। ये हमारे एलिमेंट रहेंगे उसके। क्लियर है? हम लोग एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे स्टॉक के ऊपर, जिसको हम कहेंगे स्टॉक मैनेजमेंट। डेटर्स, प्रीपेड डेटर्स के ऊपर जिसको हम कहेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट, उसमें आ जाएगा BR। कैश मैनेजमेंट में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। पेबल्स मैनेजमेंट में आउटस्टैंडिंग, BP और क्रेडिटर्स, ये सब मिलाकर के आ जाएगा क्रेडिटर्स मैनेजमेंट में या पेबल्स मैनेजमेंट में। तो इनके लिए एक एक चैप्टर अलग से है, वो बाद में देखेंगे, अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। 5 मिनट देंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे, आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लें। चलिए ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल बात कर लेते हैं। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर मान लो कैश कम हो गया, हमारे पास माल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। हमारे पास माल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, सारा काम धाम ठप, आपने पूरा पैसा लगा दिया बिजनेस में, आपने फिक्स कैपिटल लगा दी, वर्किंग कैपिटल लगाई, अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल शॉर्ट कर गई। अब आप कहां जाएंगे? आपका बिजनेस तो डूब गया। आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल अगर है तो भी आप नुकसान में हो, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन बताया कि कैश अगर एक्स्ट्रा पड़ा रहता है जेब में तो हमेशा नुकसान देता है, उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है। दो वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब आपके पास जरूरत से ज्यादा कैश आ गया या आपके पास जरूरत से ज्यादा वर्किंग कैपिटल रह गई, उसको हम कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। अब एक्स्ट्रा कैपिटल आ गई तो उसको तो आप यूज कर नहीं पाओगे, तो आपका वो पैसा कॉस्ट बियर करवाएगा, अल्टीमेटली आपका रिटर्न कम हो जाएगा, आप उतना नहीं कमा पाओगे उस पैसे से जितना कमा सकते हो। अंडर कैपिटलाइजेशन, जितना जितना कैश होना चाहिए, जितनी वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में लगनी चाहिए उससे कम को पड़ गई, और अगर पैसा कम पड़ गया बिजनेस में तो अब प्रोडक्शन चलते फिरते ठप हो जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस इंसॉल्वेंट या लिक्विडेट हो सकता है। सोचो, एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है बिजनेस के ऊपर, अगर आपने अपना वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, और ये प्रैक्टिकल देखा जाता है, हम लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास ऑर्डर्स हैं, उनका मार्केट बूम कर रहा है, प्रॉफिट कमा सकते हैं, लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं, बट दे आर इन द शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल, वो डूब जा रहा है। और वहीं पर दूसरा जिसके पास खूब ज्यादा कैश है, अच्छी खासी वर्किंग कैपिटल आ गई है, लेकिन वो प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा, तो एक्सेस कैपिटल होना भी आपको लॉस ही देता है, उसका प्रॉपर अगर यूज नहीं हो पाता तो उसको हम लोग ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, और जब शॉर्टेज हो जाए तो उसको हम लोग अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे ज्यादा डेंजरस स्थिति तो अंडर कैपिटलाइजेशन में होती है, जहां पर कंपनी डूब भी सकती है, और नॉर्मली उसी कंडीशन में होता भी है ये। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, फिलहाल हम इन चक्कर में नहीं पड़ रहे, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। अब देखो ना,
क्या इंपॉर्टेंस है एडेक्वेट, यानी कि अगर आपके पास ओवर कैपिटलाइजेशन है, एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो भी प्रॉब्लम है, अंडर कैपिटलाइजेशन है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम दोनों केसेस में है, ओवर कैपिटलाइजेशन होना और अंडर कैपिटलाइजेशन होना। एक्स्ट्रा कैपिटल होना या कम कैपिटल होना, दोनों आपको प्रॉब्लम देता है। आपको एक बैलेंस्ड वे यूज करना पड़ता है। कौन सा? बैलेंस्ड वे। ना तो कैपिटल एक्स्ट्रा हो, ना तो कैपिटल कम हो। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंस है एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल की। मेरी बात ढंग से समझे, इसको हम कहते हैं एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल। द इंपॉर्टेंस ऑफ एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल इज कॉमर्शियल अंडरटेकिंग कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट अ कंसर्न नीड फंड फॉर इट्स डे टू डे रनिंग। डे टू डे रनिंग के लिए उसको पैसा चाहिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एडेक्वेसी और inadequacy of these determine the efficiency which the daily basis can be carried on. Management of working capital is an essential task for the finance manager. He shall to ensure that the amount of working capital available with the concern is neither too large nor too small for its requirement। और मैंने लार्ज और स्मॉल दोनों के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ज्यादा होगी तो कैश कमा नहीं पाएगा कुछ अपनी जेब से, उल्टा कॉस्ट ज्यादा लगेगी, रिटर्न कम हो जाएगा। और शॉर्टेज है, अंडर कैपिटलाइजेशन, तो वहां पर कंपनी डूबने की पूरी पूरी चांसेस रहती हैं। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल बहुत ही सिंपल चीज है। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल मैंने कहा इसके लिए हमको स्टॉक मैनेजमेंट पढ़ना है। तो स्टॉक आपके पास ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए। किस लेवल पर होना चाहिए? अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा है तो स्टॉक का नुकसान होगा। स्टॉक में जो कैश लग गया है एक्स्ट्रा, उसका इंटरेस्ट का नुकसान होगा। मिस हैंडलिंग होगी स्टॉक की, आउटडेटेड होने का खतरा बना रहेगा स्टॉक का, तो स्टॉक का कम होना बिजनेस बंद करने के बराबर है। स्टॉक का ज्यादा होना वो आपके लिए खतरे की घंटी है ही है, क्योंकि अब नुकसान ज्यादा होगा। आपके घर में 5 किलो चीनी एक महीने के लिए आती है, अच्छी बात है। मान लेते हैं आपके घर में रिक्वायरमेंट है 5 किलोग्राम शुगर की पर मंथ। आपने 100 किलो चीनी खरीद ली, 100 किलो का मतलब 2 साल के आसपास। अब 2 साल तक वो चीनी चलेगी। जहां पर मुझे 1 चम्मच चीनी चाहिए, वहां मैं दो चम्मच चीनी डालूंगा, नीचे गिरेगी, वेस्टेज होता है। आप देखते होंगे कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसका वेस्टेज स्टार्ट हो जाता है। इन द सेम वे स्टॉक के केस में भी यहाँ पर ये है। तो स्टॉक कम होना बिजनेस बंद करने के बराबर है, स्टॉक का ज्यादा होना नुकसान देने के बराबर है। डेटर्स मैनेजमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे डेटर्स मैनेजमेंट में। हमको अगर हम 30 दिन की उधार माल बेचें तो हमारा महीने में 5 लाख रुपए का बिकेगा। अगर हम 30 दिन का उधार माल बेचें तो 5 लाख रुपए का बिकेगा। और अगर 40 दिन का उधार माल बेचें तो 8 लाख का बिकेगा। और अगर 60 दिन का उधार माल बेचें तो 15 लाख का बिक जाएगा। बताओ हम कितना माल बेचें? हम कितना माल बेचें? 5 लाख, 8 लाख या 15 लाख? ऐसे नहीं चलना। इसके लिए हमको डिसीजन लेना पड़ता है, हमको डेटर्स मैनेजमेंट यानी रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है 30 दिन वाला 5 लाख हमसे सबसे ज्यादा फायदा देता हो, ये लोग नुकसान देते हो। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? 8 लाख की सेल पर ज्यादा फायदा होगा, 15 लाख की सेल पर उससे ज्यादा फायदा होगा। अरे भैया हमारा बैड डेट्स का भी तो नुकसान होगा। नुकसान नहीं नुकसान होगा, कलेक्शन कॉस्ट भी तो आएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? और अगर सामान ज्यादा बनता है तो हमारी इंप्लॉय कॉस्ट वगैरह भी तो बढ़ जाएगी, परमानेंट फिक्स कॉस्ट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ जाएगी। इन टोटालिटी हर चीज बढ़ जाएगी। हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डिटरमाइन द थिंग्स इन एन इजी वे। तो हमें वहां पर देखना पड़ता है, डिस्काउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्रेडिट पीरियड बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन अ सेपरेट चैप्टर। लेकिन हाँ, डेटर्स ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए जहां पर वो हमें सबसे ज्यादा फायदा देते हों। स्टॉक ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए, कैश हमारा ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। क्लियर है? कैश 3 तरीकों से जरूरत पड़ती है, हमारे रूटीन नेचर की चीजों के लिए, हमारी कंटिजेंसीज के लिए, हमारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसके ऊपर जो कैश बचा वो फालतू का बचा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह क्रेडिटर्स, कहने का मतलब हर एक चीज ऑप्टिमम लेवल पर ले आओ, अपने आप आपकी जो वर्किंग कैपिटल का रिजल्ट आएगा वो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल ही आएगा। यानी ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरी है स्टॉक का प्रॉपर मैनेजमेंट, डेटर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट, कैश का प्रॉपर मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर इन चारों चीजों का प्रॉपर मैनेजमेंट कर लिया जाए
तो हमारे पास जो बचेगा वो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल ही होगी। इज इट क्लियर? अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो छोड़ देते हैं अभी। अभी इसका कोई जरूरत भी नहीं है, अभी आप इसके पीछे पढ़ेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। जाते जाते मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर दूं, जाते जाते खत्म करते हैं अब, ठीक है ना? अच्छा, हम लोगों ने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी ना, हमने एक वर्ड बोला था, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल कितनी जरूरत है वो डिटरमाइन करना, वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है वो डिटरमाइन करना, और मैनेज करना यानी अरेंजमेंट करना, मैनेज करना यानी कि अरेंजमेंट करना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ, अब अपनी जेब में तो पेड़ लगा नहीं हुआ है कि भैया पैसा निकालो तो निकलता जाएगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा? हो सकता है हमको लोन लेना पड़े, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है ऑप्टिमम लेवल पर, वो आप निकाल लो, और उसका अरेंजमेंट कैसे करोगे वो आप देख लो। तो दो चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ती हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शुरू में, वो सारे के सारे वर्किंग कैपिटल कितने की जरूरत है वो हम लोग देखेंगे। एंड एट लास्ट व्हेन ऑल द क्वेश्चन विल बी डन रिगार्डिंग योर working capital requirement, after that we will try to understand that how to arrange that money from different sources। वो पैसा हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, यानी फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें अलग अलग कमेटी बनी हुई है, बहुत मजा आएगा, चिंता करने की बात नहीं है। चोरे कमेटी है, गिलानी कमेटी है, टंडन कमेटी है, दे आर सो मेनी अदर कमेटीज, ठीक है ना, दहेजिया कमेटी है। तो हम लोग छोड़ देते हैं वो सारी कमेटीज वगैरह, वो सब वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लगेगी उसमें और मजेदार होगा। तो आपको बस ये याद रखना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के जो हमें फंक्शंस देखने हैं तो इसको दो पार्ट में तोड़ दो, वर्किंग कैपिटल एंड मैनेज। वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, ये आपको देखना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।